जैसे हमें पता है कि पिछले कुछ दिनों में श्रीलंका की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हालत बहुत ही बुरी हो गई है। श्रीलंका इज गोइंग थ्रू इकोनॉमिक क्राइसिस, और ये एक्चुअली इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वर्ष 2019 से ही शुरू हो गया। वहां पर महिंद्रा राजपक्षे, ये वहां के प्रधानमंत्री है, और उनके भाई गोटाबाया राजपक्षे, ये श्रीलंका के राष्ट्रपति है। सिर्फ ये दोनों भाई जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं है, तो गोटाबाया राजपक्षे का लड़का, उसके साथ ही गोटाबाया राजपक्षे का और एक भाई, ये भी श्रीलंका के मंत्रिमंडल में थे। सो प्रैक्टिकली चार चार लोग राजपक्षे फैमिली से श्रीलंकन गवर्नमेंट में थे। और इस तरह का आरोप किया जा रहा है कि राजपक्षे सरकार ने पिछले कई सालों से, वैसे देखा गया तो 1980-1990 के दशक से राजपक्षे ये श्रीलंका के पॉलिटिक्स में है, और पिछले कई सालों से ये राजपक्षे जो है बहुत बड़े पैमाने पर वहां पे करप्शन करते आए हैं। इस तरह का उनके ऊपर आरोप है। और ओवरऑल अभी श्रीलंका का सरकार जिस बुरी तरीके से इस सारे सिचुएशन को हैंडल कर रहा है, उसके अनुसार अभी श्रीलंका में जो है बहुत बड़े पैमाने पर इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना वहां की जनता को करना पड़ रहा है। और उसकी वजह से ही बड़े पैमाने पर वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं। वहां के मंत्रियों के घर पर, वहां के जो राष्ट्रपति है उनके निवास पर लोगों ने जो है हमला कर दिया है। और इस तरीके से एक तरीके से जो है श्रीलंका में पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल एक तरीके से टर्मोइल हमें वहां पे दिखाई दे रहा है। तो इन चीजों को ध्यान में लेते हुए अब हम श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस को जो है डिस्कस करने वाले हैं। अब इसको अगर हमें समझना है तो हमें वहां पे ध्यान में देना होगा कि बेसिकली इस इकोनॉमिक क्राइसिस के, श्रीलंका के इस इकोनॉमिक क्राइसिस के जो है कारण क्या है। सबसे पहला एक महत्वपूर्ण कारण जो है वो है श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 की वजह से जो परिणाम हुआ है उसकी वजह से। हमें पता है कि कोविड-19 की वजह से पूरे विश्व की ही अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत ही विपरीत परिणाम हुए हैं। ओवरऑल जिसे हम कहते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन, यानी अलग अलग वस्तुओं की निर्मित, अलग अलग वस्तुएं दूसरे देश में बेची जाना, ये ओवरऑल सप्लाई चेन जो है पूरी तरीके से डिसरप्ट हो गई थी। हमने देखा कि पिछले 2 सालों में बहुत बड़े पैमाने पर विश्व के अलग अलग देशों में एक तरह से लॉकडाउन का मामला था। और लॉकडाउन होने की वजह से एक तरीके से एक देश से दूसरे देश में टूरिज्म पर्पस के लिए, पर्यटन के लिए जाने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा पैमाने पर कम हुई। अगर श्रीलंका की अर्थव्यवस्था हम देखते हैं तो श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़े पैमाने पर रेवेन्यू, श्रीलंका को बहुत बड़े पैमाने पर जो है उनको जो पैसा मिलता है उसका मुख्य स्रोत है वहां का टूरिज्म, वहां का पर्यटन। और पिछले 2 सालों से दूसरे देश से, उसके साथ ही देश के अंतर्गत यानी डोमेस्टिक टूरिज्म भी जो है बहुत ज्यादा पैमाने पर अफेक्ट हुआ। वहां के आइलैंड्स, वहां के बीचेस, वहां पर जो है दूसरे देश से पर्यटक नहीं आए, और इसका ओवरऑल इंपैक्ट श्रीलंका की अर्थव्यवस्था के ऊपर हुआ। श्रीलंका का एक तरीके से फॉरेन एक्सचेंज जो दूसरे देश से टूरिज्म के माध्यम से आने वाला है उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा विपरीत परिणाम हुआ। तो श्रीलंका के टूरिज्म सेक्टर पर कोविड-19 का हुआ इंपैक्ट, ये पहला कारण। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि ये राजपक्षे सरकार जब से अस्तित्व में आई, गोटाबाया राजपक्षे और उसके साथ ही महिंद्रा राजपक्षे, ये दोनों एक तरीके से जो है इनके एक तरीके से अधिपत्य में, इनके सुपरविजन में सारी श्रीलंका की अर्थव्यवस्था, सारी श्रीलंका की राज्य व्यवस्था वहां पे चल रही है। और इस सरकार ने एक तरीके से लोगों में पॉपुलिस्टिक घोषणाएं करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रीबीज, यानी मुफ्त की बिजली, मुफ्त के अलग अलग चीजें, इस तरह की घोषणाएं वहां पे की। और जब आप मुफ्त की चीजें वहां पे देते हो, दैट टू जब आपकी अर्थव्यवस्था सक्षम नहीं, जब आपके खजाने में पैसा नहीं, और उस वक्त जस्ट पॉपुलिस्टिक मेजर के लिए, जस्ट जो है लोगों को खुश करने के लिए अगर जो है आप मुफ्त की इलेक्ट्रिसिटी, मुफ्त की अलग अलग चीजें देने की घोषणा करोगे तो ऑटोमेटिकली उसका विपरीत परिणाम आपकी अर्थव्यवस्था पर होगा। आपकी अर्थव्यवस्था का फिस्कल डेफिसिट, आपके अर्थव्यवस्था का एक तरीके से जिसे हम कहते हैं कि
रेवेन्यू डेफिसिट एज वेल एज फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय टूट, ये जो है बड़ी पैमाने पर वहां पे बढ़ने लगी। सो फ्रीबीज सिंस 2019 ये भी एक कारण श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस का रहा। इसी सरकार ने, स्पेशली गोटाबाया राजपक्से ने एक घोषणा की कि अब श्रीलंका में जो है ज्यादा पैमाने पर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर फोकस करेंगे। जैसे हमें पता है ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी इस तरह की फार्मिंग जहां पर केमिकल फर्टिलाइजर्स या केमिकल इंसेक्टिसाइड्स इसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, नेचुरल तरीके से, नैसर्गिक तरीके से वहां पर जो है हम खेती करते हैं। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्रिएट होने वाला जो कुछ वहां का एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट रहेगा उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, ठीक बात है, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग जब आप करते हो तो एज कंपेयर टू हाइब्रिड फार्मिंग या एज कंपेयर टू केमिकल का इस्तेमाल करते हुए किया हुआ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, ऑर्गेनिक फार्मिंग का ईल्ड, ऑर्गेनिक फार्मिंग का पर एकड़ प्रोडक्शन, पर एकड़ उत्पादन, प्रति एकड़ वहां की उत्पादकता ये बहुत कम होती है। यानी इन सिंपल लैंग्वेज ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की वजह से ओवरऑल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन श्रीलंका का कम हो गया। देखो अलग अलग फैक्टर्स साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं। बाहर के देश से आने वाला पैसा स्पेशली टूरिज्म के माध्यम से वो कम हो गया। ऑन अदर हैंड आपने जो है श्रीलंका की तिजोरी में ऑलरेडी जो पैसा है वो मुफ्त की अलग अलग तरह की घोषणाएं करके आपने उसको कम कर दिया। आपके देश में अंतर्गत जो एक तरीके से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वहां पे होने की माध्यम से या एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की वजह से आपकी देश की तिजोरी में जो पैसा जमा होना था वो भी एक तरीके से आपकी पॉलिसी गलत होने की वजह से, उसका टाइमिंग गलत होने की वजह से, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की वजह से आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी कम हो गया। और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर जो रहा है जो पिछले कुछ सालों में श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा पैमाने पर अफेक्ट कर रहा है, दैट इज चाइनीज फैक्टर। चाइना जो है एक रणनीति के अंतर्गत जो गरीब देश है, जो मिडिल इनकम देश है, उनके ऊपर जो है एक तरीके से अपना, जिसे हम कहते हैं कि शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है। अब इन गरीब देशों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम पर अलग अलग पैमाने पर चाइना ने श्रीलंका के अलग अलग कंपनीज को, उसके साथ ही श्रीलंका के सरकार को बड़े पैमाने पर कर्जे दिए, लोन दिया। और इस लोन के जो है कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज के नाम पर कि जो है एग्जैक्टली इसके टर्म्स एंड कंडीशंस सामान्य लोगों को या बाहर के देशों को वहां पे पता नहीं होंगे, लेकिन ये लोन इस तरीके से दिए गए कि इसके इंटरेस्ट रेट, आपको जो ब्याज देना है वो ब्याज बहुत ज्यादा पैमाने पर था। अब लेते वक्त जो है श्रीलंका ने ये लोन ले लिया, लेकिन जब उसको हर साल उसका ब्याज वापस करने की बारी आई तब श्रीलंका के पास उतना तो पैसा है नहीं। एंड दैट टू पिछले कुछ सालों में अगर हम देखेंगे तो ऑलरेडी विश्व की ओवरऑल ही अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी चरमरा गई है, पूरे बुरे हाल वहां पे है। एंड दैट टू चाइना का इतना सारा कर्जे का बोझा, इसकी वजह से जो है चाइना के इस कर्जे की बोझ की वजह से श्रीलंका जो है उनका ब्याज वापस नहीं दे पा रहा है और इसकी वजह से श्रीलंका डेट ट्रैप, डेट यानी ऋण, कर्जे का जो है एक तरीके से बहुत सारा इंपैक्ट श्रीलंका के ऊपर होने लगा और चाइना के डेट ट्रैप में जो है श्रीलंका वहां पे फंस गया। ऐसा कहते हैं कि अभी श्रीलंका को 45 बिलियन डॉलर्स यानी 45,000 करोड़ डॉलर्स, इतना जो है अलग अलग देशों को लोन जो है उन्होंने जो लिया हुआ है उसको चुकाना है। और इस 45 बिलियन डॉलर्स में से ऑलमोस्ट 8 बिलियन डॉलर्स ये अकेले चाइना के हैं। यानी विश्व के अलग अलग देशों से, अलग अलग वर्ल्ड बैंक से होगा, IMF से होगा, बाकी भी अलग अलग देशों से श्रीलंका ने कर्जा वहां पे लिया हुआ है, लेकिन चाइना से लिया हुआ कर्जा ये 8 बिलियन डॉलर्स का है। एंड दैट टू अब चाइना को पता है कि श्रीलंका अच्छी तरीके से जो है उसके शिकंजे में फंस गया है, तो इसकी वजह से इन लोन को, इस डेट को रिस्ट्रक्चर करना, यानी
अभी जो है हम मान लो फॉर एग्जांपल नेक्स्ट 5 साल में ये कर्जा ना देते हुए अगले 10 साल में हम कर्जा देंगे और उसके अनुसार सो कॉल्ड हम जिसे ईएमआई कहते हैं, तो ईएमआई की बजाय हर साल में जो कुछ ब्याज श्रीलंका को चाइना को वापस करना है उसको रिस्ट्रक्चर करने की मांग श्रीलंका ने चाइना की तरफ की थी, लेकिन चाइना उसको मानने के लिए तैयार नहीं। यानी एक तरीके से श्रीलंकन अर्थव्यवस्था अब पूरे जो है एक तरीके से शिकंजे में आ गई। इसका फायदा लेते हुए हो सकता है कि अब श्रीलंका से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके ऊपर भी जो है चाइना कब्जा कर सकता है। हमें पता है कुछ साल पहले ही इस तरह के कर्जे के बोझे की वजह से ही श्रीलंका का जो हम्बनटोटा पोर्ट था, हम्बनटोटा जो बंदर था, इस हम्बनटोटा बंदर को है किसका, श्रीलंका का, चाइना से लोन लिया, वो लोन वापस नहीं दे पाया, इसकी वजह से इस हम्बनटोटा पोर्ट को चाइना को श्रीलंका को देना पड़ा। अब 99 ईयर्स के लीज के ऊपर श्रीलंका का ये हम्बनटोटा पोर्ट ये श्रीलंका के द्वारा नहीं बल्कि चाइना के द्वारा उसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी एक तरीके से इस कर्जे की बोझे की वजह से श्रीलंका की सॉवरेनिटी, श्रीलंका का सार्वभौमत्व, श्रीलंका का निर्णय लेने की क्षमता, इसके ऊपर जो है बहुत सारे लिमिटेशंस आए हैं। सो पॉइंट नंबर 1, श्रीलंका का इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों हुआ है? मल्टीपल फैक्टर्स आर देयर। कोविड-19 की वजह से टूरिज्म सेक्टर का अफेक्ट होना, वहां के सरकार ने पिछले कुछ सालों में मन लुभावन घोषणा करने से संबंधित फ्रीबीज हम जिसे करते हैं, उसकी वजह से उनके इकोनॉमी के ऊपर और बोझ वहां पे पड़ा। ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित घोषणा करने की वजह से उस देश की एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी वहां पे कम हो गई, और चाइना के डेट ट्रैप में फंसने की वजह से श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस हमें जो है पिछले कुछ महीनों में बहुत ज्यादा पैमाने पर दिखाई दे रहा है। आज की श्रीलंका की अगर हम हालत देखेंगे तो बहुत बुरी हालत है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था का टोटल नेशनल इनकम, उनका राष्ट्रीय उत्पन्न, उनका जीडीपी जितना है, पूरे श्रीलंका के जीडीपी से भी ज्यादा, यानी 119% ऑफ श्रीलंका का जीडीपी जो है, तो उसके 119% इतना श्रीलंका का डेट हुआ है। यानी श्रीलंका के सरकार के सर के ऊपर जो कर्जा है वो उसके जीडीपी के 119% है, जिसमें से जैसे मैंने कहा कि $8 बिलियन ये अकेला चाइना का कर्जा श्रीलंका को वापस करना है। और आज की अगर हम श्रीलंका की पोजीशन देखेंगे तो श्रीलंका के पास सिर्फ $6 बिलियन, $6 अरब इतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अवेलेबल है। और श्रीलंका की जो जरूरतें हैं इंपोर्ट के माध्यम से आयात करने के लिए, फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम प्रोडक्ट आयात करना है, अलग अलग तरह के जो है फॉर एग्जांपल अनाज को आयात करना है, या मान लो अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आयात करना है, दूसरे देश से जो है खरीदने हैं, तो उसके लिए भी जो है श्रीलंका के पास सिर्फ $6 बिलियन इतना डॉलर्स जो है उपलब्ध है। और ये जरूरतें या इतना जो पैसा है वो 15 दिन तक के इंपोर्ट के लिए भी पूरेगा नहीं, इतने बुरे हाल श्रीलंका के वहां पे हुए हैं। सो मोटा मोटी तौर पर श्रीलंकन इकोनॉमी ये इकोनॉमिक क्राइसिस में गई है अलग अलग कारणों की वजह से। अब अगला प्रश्न हमारे मन में वहां पे आएगा कि ठीक है श्रीलंका के बुरे हाल थे या बुरे हाल हो गए हैं, सो व्हाट इज इंपैक्ट ऑन इंडिया? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग हमें जैसे पता है कि श्रीलंका इज आवर नेबरिंग कंट्री, तो हमारे किसी भी नेबरिंग कंट्री में अगर अशांतता है, एक तरीके से जो है वहां पे पॉलिटिकल टर्मोइल है, या एक तरीके से जो है आर्थिक अस्थिरता है, या वहां पर जो है बहुत ज्यादा पैमाने पर हिंसाचार हो रहा है, तो इस अस्थिरता का फायदा उस देश के जो नोटोरियस एलिमेंट्स होते हैं, हो सकता है वहां के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, या हो सकता है बाहरी देश है, इस तरह की अशांतता का फायदा उठाकर वहां पर अपना प्रस्थान, वहां पर जो है अपने को खुद को जो है और मजबूत करेंगे, और एक तरीके से डेमोक्रेटिक सरकार जाते हुए लोगों ने चुन के दी हुई सरकार जाकर अगर इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का, या मिलिट्री का डोमिनेंस इन कंट्रीज में अगर होने लगा, तो उसका बहुत ज्यादा पैमाने पर विपरीत परिणाम भारत के ऊपर भी हो सकता है। सो इंपैक्ट ऑन इंडिया इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, दिस इज नंबर 1। नंबर 2, अगर हम वहां पे देखेंगे तो अगर हम देखेंगे तो श्रीलंका में जो अलग अलग लोग हैं उसमें से बहुत सारे लोग ये तमिल ओरिजिन के हैं, जिसे हम कहते हैं तमिल इथनिसिटी।
और इसकी वजह से तो हमने देखा कि 1980 के दशक में सिंहलीज और तमिल्स इनके बीच में झगड़ा हुआ, उसमें से ही LTTE लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इलम लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी तमिल लोगों का जो है एक सेपरेट प्रदेश जाफना के आसपास जो है तमिल लोगों का एक सेपरेट प्रदेश होना चाहिए, इस तरह की डिमांड श्रीलंका में उस वक्त भी वहां पे हुई थी और उसमें से ही लिट्टे या LTTE नाम की एक तरीके से आतंकवादी संगठन वहां पे तैयार हुई थी। अब जब श्रीलंका में इतने बुरे हाल है, वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा पैमाने पर वहां पे महंगाई बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा पैमाने पर वहां पे जो है बेरोजगारी है, तो इसका विपरीत परिणाम भारत पे कैसे होगा कि ये हमारा नेबरिंग नेशन होने की वजह से वहां के बहुत सारे तमिल्स ये भारत के तमिलनाडु में वहां पे बसने की कोशिश करेंगे, यानी इन सिंपल वे रेफ्यूजी क्राइसिस श्रीलंका में से भारत में तमिल रेफ्यूजीज की संख्या बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ेगी और इसका विपरीत परिणाम भारत के ऊपर भी वहां पे होगा। सो इम्पैक्ट ऑन इंडिया इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ रेफ्यूजी क्राइसिस। तीसरी अगर हम महत्वपूर्ण चीज वहां पे देखें तो आफ्टर ऑल भारत की भूमिका रही है कि नेबरहुड फर्स्ट, हमारे जो नेबरिंग नेशन है उनके साथ हम व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, उनके साथ जो है हम दिन ब दिन हमारे संबंध सुधारना चाहते हैं और इसके माध्यम से ही सार्क नाम की संस्था हो या बिमस्टेक नाम की संस्था हो, इन संस्था की स्थापना हुई है। और सिर्फ इन अंतरराष्ट्रीय संस्था की स्थापना नहीं हुई, इन अंतरराष्ट्रीय संगठन के मेंबर्स के साथ ट्रेड बढ़ाने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए भारत पिछले कई सालों से प्रयास कर रहा है। लेकिन श्रीलंका में ही अगर इतने बुरे हाल वहां पे रहेंगे तो ऑटोमेटिकली भारत का व्यापार इन राष्ट्रों के साथ बढ़ नहीं सकेगा। इसका ही मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापार का केंद्र बोलकर, एक ट्रेड हब बोलकर इंडिया को जो इमर्ज होना है उसके लिए कहीं ना कहीं इन माध्यम से झटका वहां पे बैठेगा। क्योंकि आज हम देखते हैं तो सिर्फ सिर्फ भारत के आसपास के जो देश है वहां पे सब में ही बुरे हाल वहां पे चल रहे हैं, जिसमें इनडायरेक्टली हाथ चाइना का है, इसमें चाइना की खेली है और इसे ही हम कहते हैं चाइना की एनसर्कलमेंट पॉलिसी या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। अगर हम देखते हैं तो अफगानिस्तान में टेररिस्ट का वहां पे साम्राज्य है, नेपाल में एक इनडायरेक्टली जो है चाइना का वहां पे इन्फ्लुएंस है, भूटान के साथ भी जो है बाउंड्री से संबंधित अलग अलग वाद विवाद चाइना के चल रहे हैं, तो वहां पे भी कुछ हद तक अशांतता है। अगर हम म्यांमार में देखेंगे तो ऑलरेडी वहां पर जो है जुंता सरकार यानी वहां पे मिलिट्री रूल है। अगर हम श्रीलंका में देखेंगे तो ऑलरेडी श्रीलंका में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है। पाकिस्तान में देखेंगे तो क्या हो रहा है आपको पता ही है, ऑलरेडी जो है इमरान खान सरकार अब वहां से जा रहा है और वहां पे और ज्यादा पैमाने पर अस्थिरता होने की पॉसिबिलिटी है। सो प्रैक्टिकली भारत के सारे जो नेबरिंग नेशंस है, बांग्लादेश छोड़ते हुए उन सारे ही नेबरिंग नेशंस में बहुत ज्यादा पैमाने पर अस्थिरता है। इसका विपरीत परिणाम भारत का इन देशों के साथ व्यापार, उसके साथ ही भारत की सुरक्षा के ऊपर भी हो सकता है और इसमें बहुत ज्यादा पैमाने पर चाइना का इनडायरेक्ट हाथ है। ओके, तो श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों है देख लिया, एग्जैक्टली क्या उसका स्टेटस है वो हमने देख लिया, भारत के ऊपर क्या विपरीत परिणाम होगा वो हमने देख लिया, और एग्जैक्टली अभी श्रीलंका में इसकी वजह से अगर हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा पैमाने पर आंदोलन चल रहे हैं, बहुत ज्यादा पैमाने पर वहां पे महंगाई हुई है। एक गैस का सिलेंडर लेने के लिए 4200 श्रीलंकन रुपया वहां पे खर्च करने होते हैं, 600 रुपए प्रति किलो वहां पे जो है राइस वहां पे हो गया है, यानी सारी ही खाने की चीजें जो है बहुत ज्यादा महंगी हो गई है और वहां पे बेरोजगारी बढ़ी है और एक तरीके से जो है 25% से भी ज्यादा फूड इन्फ्लेशन हमें वहां पे दिखाई देगा, यानी हाइपर इन्फ्लेशन वाला सिनेरियो श्रीलंकन अर्थव्यवस्था में आपको दिखाई देगा। और इसका ही नतीजा वहां के लोग रस्तों पर वहां पर उतर आए हुए हैं, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी वहां पे बंद है, पेट्रोल पंप वहां पे बंद है, वहां पे खाने के लिए चीजें जो है लोगों के पास उपलब्ध नहीं, तो वहां के राष्ट्रपति के घर के ऊपर हमला, अलग अलग मंत्रियों के घर के ऊपर हमला, इस तरह की सारी चीजें वहां पे चल रही है। और इसका ही नतीजा वहां के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने वहां पे रिजाइन कर दिया है, उसमें से कुछ ही मिनिस्टर्स को लेते हुए अब ये सारा प्रशासन चल रहा है और वहां के राष्ट्रपति महोदय कह रहे हैं कि हम यानी वो खुद जो है इस सिचुएशन में रेजिग्नेशन नहीं देंगे। वहां के फाइनेंस मिनिस्टर बसीला राजपक्षे जो थे,
तो उनको जो है उनके पद से हटाया गया और उसकी जगह पर नए फाइनेंस मिनिस्टर की नियुक्ति की गई। लेकिन 24 घंटे के भीतर ही वो नए फाइनेंस मिनिस्टर ने भी जो है वहां पे रिजाइन कर दिया और उन्होंने कहा कि इस तरह के टर्मोइल में, इस तरह के क्राइसिस में मैं फाइनेंस मिनिस्टर बोलकर वहां पर काम नहीं कर सकता हूं। सो ओवरऑल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस श्रीलंका में बहुत ज्यादा पैमाने पर चली है और इसका एक कारण जो है ऑफ कोर्स चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी है, ये भी हमें पता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन होने से पहले एग्जैक्टली भारत इस सिचुएशन में क्या कर रहा है? तो ऑफ कोर्स भारत चाहेगा कि श्रीलंका में जो है शांतता प्रस्तापित हो, श्रीलंका जो है अस्थिरता से स्थिरता की ओर वहां पे जाए, और इसकी वजह से भारत जो है उनको हेल्पिंग हैंड दे रहा है। ऑलरेडी भारत ने 2.5 बिलियन डॉलर्स की क्रेडिट लाइन, एक तरीके से जो है आर्थिक दृष्टि से भारत ने सपोर्ट किया है। 2.5 अरब डॉलर की क्रेडिट लाइन भारत ऑलरेडी दे चुका है और हो सकता है भविष्य में भी और ज्यादा पैमाने पर भारत श्रीलंका की मदद करे। वहां पर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहां पे पैदा हुआ है, जो गरीबी वहां पे बढ़ी है, लोग भूखमरी के जो है शिकार हो रहे हैं, वो ना हो इसके लिए भारत उनको अनाज, भारत उनको जो है राइस की भी उपलब्धता करके दे रहा है। सो बेसिकली जो कुछ पॉसिबल है वो भारत अपने साइड से देने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ जो है चाइना इस सिचुएशन का फायदा लेते हुए किस तरीके से वहां पर श्रीलंका के कुछ महत्वपूर्ण क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम कब्जा कर सके, इस तरह का प्रयास करते हुए हमें दिखाई दे रहा है। सो दिस इज अबाउट द श्रीलंकन इकोनॉमिक